6 अगस्त 1945। बात है हिरोशिमा जापान की। सुबह के 8:15 एक प्लेन, एक बॉम्ब, 80,000 लोग एक सेकंड में खत्म। 3 दिन बाद नागासाकी, 74,000 मोर। और उस दिन से दुनिया ने एक चीज डिसाइड कर ली, जो भी ये वेपन पहले बनाता है वो रूल करता है। और इस एक सोच ने शुरू किया न्यूक्लियर वेपन्स की एक ऐसी रेस को जो आज तक खत्म नहीं हुई है। आज हम बात करेंगे ऐसे 9 देशों की जिनके पास ये वेपन्स है। कुछ ने लीगली बनाए, कुछ ने चोरी किए और कुछ ने खरीदे, और एक ने तो खुद के ही वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टोरी शुरू होती है अमेरिका से, जिसने इस सब की शुरुआत करी थी। 1939 एक लेटर। लियो ज़िलार्ड एक हंगेरियन अमेरिकन फिजिसिस्ट जो खुद जर्मनी से भाग के आए थे। उन्होंने अपने कॉलीग अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट थे, उनको कन्विंस किया कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखें। लेटर में एक ही पॉइंट था, जर्मनी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, हमें पहले करना होगा। रूजवेल्ट ने लेटर पढ़ा और एक ही ऑर्डर दिया, दिस रिक्वायर्स एक्शन। वहीं से शुरू हुआ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। $2 बिलियन, 103,000 वर्कर्स, 30 से ज्यादा सीक्रेट साइट्स जो ऑफिशियल यूएस मैप्स पे एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। ओक रिज, टेनेसी मैनहट्टन प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट साइट था, जहां 75,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर को खुद नहीं पता था कि वो क्या बना रहे थे। जब हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा तब उन्हें पता लगा कि वो क्या बना रहे थे। पर ये साइंटिस्ट थे कौन? आयरनी ये है कि जर्मनी के पास उस वक्त के सबसे ब्रिलियंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, लेकिन अडोल्फ हिटलर ने न्यूक्लियर फिजिक्स को जूइश साइंस कह के डिसमिस कर दिया और प्रोग्राम डिफंड कर दिया। वही साइंटिस्ट भाग के अमेरिका आ गए। उन्होंने अमेरिका के लिए बॉम्ब बनाया। जर्मनी की सबसे बड़ी गलती, अमेरिका की सबसे बड़ी जीत। 16 जुलाई 1945, द ट्रिनिटी टेस्ट, न्यू मैक्सिको डेजर्ट। पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन ह्यूमन हिस्ट्री। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिफिक डायरेक्टर, वो इंसान जिसने इस पूरे प्रोग्राम को लीड किया और दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, वो वहां खड़े थे। और जब एक्सप्लोजन हुआ तब उन्होंने कहा, अब मैं मौत बन गया हूं, दुनिया का डिस्ट्रॉयर। 3 हफ्तों बाद हुआ हिरोशिमा और नागासाकी, और अमेरिका दुनिया का पहला और उस वक्त का अकेला न्यूक्लियर पावर बन गया। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी, सीक्रेट बाहर आ चुका था। दुनिया जानती थी ये पॉसिबल है, और अमेरिका जानता था आज नहीं तो कल दूसरे भी बनाएंगे। तो 1968 में अमेरिका ने बाकी देशों के साथ मिलके एक ट्रीटी बनाई, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी का लॉजिक सिंपल था, जो देश 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं वो लीगल न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जो बाद में बनाने की कोशिश करेंगे वो इंटरनेशनल लॉ तोड़ रहे हैं। बेसिकली हमारे पास तो है तो ठीक है, तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, ये थे लीगल 5, बाकी 190 देश बाहर। अब ये ट्रीटी कितनी भी लॉजिकल लगे, इसका एक ही फंडामेंटल इशू था, आप उन 5 देशों को जिम्मेदार डिक्लेयर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले आ गए। कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं था, कोई मेरिट नहीं थी, बस पहले आओ पहले पाओ। तो ऑब्वियसली कुछ देश मानने वाले नहीं थे, और यहीं से शुरुआत हुई असली कहानी की। और अमेरिका के बाद दूसरा न्यूक्लियर पावर बना रशिया। अमेरिका ने सोचा था उनका ये सीक्रेट रहेगा और कम से कम 20 साल लगेंगे किसी भी और देश को ये बॉम्ब बनाने में, बट रशिया ने लिए सिर्फ 4 साल। एंड द रीजन वॉज मिस्टर क्लास फुक्स, जर्मन बॉर्न थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, ब्रिटिश सिटीजन बने। लॉस एलमोस लेबोरेटरी, वही टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट की लोकेशन जहां पे बॉम्ब डिजाइन हुआ था, वहां अमेरिका के ट्रस्टेड साइंटिस्ट थे। फुक्स ने इंप्लोजन बॉम्ब यानी फैट मैन का डिजाइन डेवलप करने में की रोल प्ले किया था। फैट मैन वही बॉम्ब था जो नागासाकी पर गिराया गया था, और साथ ही सोवियत इंटेलिजेंस को वो डेटा भी प्रोवाइड कर रहे थे। बॉम्ब का एग्जैक्ट डिजाइन, एक्सप्लोसिव कैलकुलेशंस, प्लूटोनियम कोर स्पेसिफिकेशंस।
जब 1950 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्हें पकड़ा और कन्फेस करवाया, क्या तुम्हें पता है यह ट्रीजन था? फुक्स ने कहा, हां मुझे लगता था मैं सही कर रहा हूं। सेंटेंस मिला, 14 साल सर्व किए, 9 साल, और फिर ईस्ट जर्मनी चला गया। वहां जाके वो हीरो बन गया। 1949 में रशिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और फिर उसके बाद आई कोल्ड वॉर, यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच डेकेड्स तक चलने वाली पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन ऑफिशियली शुरुआत हुई। एक इंसान की आइडियोलॉजी ने पूरी ग्लोबल पावर बैलेंस शिफ्ट कर दी और इसके बाद 3 लीगल मेंबर्स बने, यूके, चाइना एंड फ्रांस। अब क्विकली कवर करते हैं इन 3 लीगल मेंबर्स को। 1952 ब्रिटेन अमेरिका का सबसे क्लोज वॉर टाइम अलाय था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने साथ काम किया था, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी। मॉन्टेबेलो आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक ब्रिटिश टेरिटरी थी, उसके पास टेस्ट किया गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को प्रॉपर्ली बताया भी नहीं था कि वो वहां न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं। क्लब में एंट्री 1960 में होती है फ्रांस की एंट्री। फ्रांस ने डिसाइड किया कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। चार्ल्स डी गॉल, जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट और वर्ल्ड वॉर II के नेशनल हीरो थे, उनका सिंपल लॉजिक था, फ्रांस को अपनी खुद की इंडिपेंडेंट डेटरेंस चाहिए। टेस्ट किया गया सहारा डेजर्ट, अल्जीरिया में। उस वक्त अल्जीरिया एक फ्रेंच टेरिटरी थी और फ्रांस अल्जीरिया के साथ एक ब्रूटल इंडिपेंडेंस वॉर लड़ रहा था। फ्रांस एनपीटी पे साइन करने वाला सबसे लास्ट देश बना 1992 में। इसके बाद एंट्री होती है चाइना की 1964 में। माओ जेडोंग, जो चाइना के कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको डर था अमेरिका से। कोरियन वॉर, जो 1950 से 1953 तक चली थी, उसके बाद स्पेशली सोवियत यूनियन ने थोड़ी अर्ली हेल्प करी थी, लेकिन 1960 में दोनों के रिलेशंस खत्म हो गए थे। चाइना ने यह प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट किया और 1964 में लॉप नूटाइस, जो कि शिंगजोंग प्रोविंस में है, वहां पे एक न्यूक्लियर टेस्ट किया और यह टेस्ट किया सिर्फ 9 साल में। माओ जेडोंग के इनिशियल थॉट से इस न्यूक्लियर टेस्ट तक सिर्फ लगे 9 साल और ऐसे हुई चाइना की एंट्री। तो अब इस क्लब में 5 देश थे, अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, और अब यह दरवाजा सबके लिए लगभग बंद हो चुका था। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग न्यूक्लियर केस की, इजराइल। इजराइल ने आज तक ना ऑफिशियली कंफर्म किया है, ना डिनाई किया है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उनका स्टैंडर्ड सा जवाब है हमेशा से, इजराइल मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स इंट्रोड्यूस करने वाला पहला देश नहीं होगा। यह एक केयरफुली क्राफ्टेड सेंटेंस है जो टेक्निकली कुछ भी नहीं कहता, लेकिन CIA, जो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और 1986 में इजरायली न्यूक्लियर टेक्नीशियन मोर्देचाई वनूनू की ब्रिटिश न्यूज़पेपर संडे टाइम्स को दी गई एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन, ये सब कहते हैं कि इजराइल के पास अप्रोक्सीमेटली 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पर ये हुआ कैसे? 1950s में इजराइल ने फ्रांस से एक न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदा। नेगेव डेजर्ट, जो इजराइल के साउथ में है और बहुत ही एक सुनसान इलाका है, इसे वहां इंस्टॉल किया गया। जगह का नाम था डिमोना। जब अमेरिका ने सैटेलाइट से देखा और सवाल किया तो इजराइल ने कहा रिसर्च फैसिलिटी है। यूएन इंस्पेक्टर्स, यानी यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स, जिन्हें किसी भी न्यूक्लियर साइट को वेरीफाई करने का मैंडेट होता है, वो भी वहां गए और उन्हें कंप्लीटली डमी फ्लोर दिखाया जाता था। असली प्लांट अंडरग्राउंड कंक्रीट वॉल्स के पीछे रहता था। और CIA को एक्चुअली हमेशा से पता था, लेकिन इजराइल उनका की मिडिल ईस्ट अलाय था, सो ऑफिशियली आंखें बंद। इस पॉलिसी का नाम था न्यूक्लियर एम्बिग्विटी, ना हां ना ना, और ये स्ट्रेटजी आज तक चल रही है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने आउटस्मार्ट किया सैटेलाइट्स को। जी हां, 1998 में पोखरन, राजस्थान, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट में एक रिमोट मिलिट्री टेस्ट साइट, अमेरिका के पास था KH-11 की होल सैटेलाइट। जी हां, KH-11 अमेरिका का सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट, इतना पावरफुल कि जमीन पर एक पेपरबैक नॉवल आइडेंटिफाई कर सकता था। CIA, जो कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि कोई भी दुनिया में कोवर्ट न्यूक्लियर टेस्ट छुप ही नहीं सकता। लेकिन इंडिया के साइंटिस्ट ने एक इंटरेस्टिंग अप्रोच ली।
पब्लिकली अवेलेबल सैटेलाइट ऑर्बिटल डेटा से उन्होंने कैलकुलेट किया KH-11 का एग्जैक्ट स्केड्यूल ओवर इंडिया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया वो विंडोज जब ये सैटेलाइट इंडिया के ऊपर से नहीं गुजरता था। सारा क्रिटिकल वर्क उसी टाइम पे होता था। कवर मेंटेन करने के लिए साइंटिस्ट आर्मी यूनिफॉर्म पहनते थे ताकि साइट रूटीन मिलिट्री एक्टिविटी जैसी लगे और रोज ऑपरेशन के बाद डेजर्ट सरफेस को रेक कर दिया जाता था। टायर ट्रैक्स, फुटप्रिंट्स सब इरेज। CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट, जो उस वक्त के अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के हेड थे, उन्होंने बाद में अमेरिकन कांग्रेस को बताया कि इंडिया ने डेलिबरेटली सैंडस्टॉर्म्स का वक्त चूज किया ताकि K-11 सैटेलाइट्स को ब्लाइंड कर दे। 11 और 13 में 1998 इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। CIA को एडवांस इंटेलिजेंस 0 थी। सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी यानी अमेरिका की पार्लियामेंट की इंटेलिजेंस ओवरसाइट कमेटी के चेयरमैन रिचर्ड शेल्बी ने कहा कि यह CIA की कोलोसल फेलियर थी। इंडिया ने पब्लिकली अवेलेबल डेटा बेटर एनालाइज किया देन अमेरिकाज ओन एनालिस्ट और ऐसे हुई इंडिया की एंट्री दुनिया के चुनिंदा न्यूक्लियर पावर्स में। अब आते हैं इस पूरी स्टोरी के सबसे कॉन्सिक्वेंशियल कैरेक्टर पर। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, मेटलर्जिकल इंजीनियर, पाकिस्तान में पैदा हुआ और यूरोप में पढ़ा। 1972 में खान एम्स्टरडैम के एक डच कंपनी में काम करता था जो यूरेंको कंसोर्टियम का सब कॉन्ट्रैक्टर थी। यूरेंको यूके, जर्मनी और नेदरलैंड्स का एक जॉइंट न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी थी जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस बनाता था यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए। अब आप पूछेंगे यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है? यानी नेचुरल यूरेनियम को इस लेवल तक प्रोसेस करना कि वो न्यूक्लियर वेपन्स में यूज हो सके। सिंपली सेइंग, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। खान ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को लेटर लिखा, मुझे मौका दो, मैं पाकिस्तान आता हूं और बॉम्ब बना सकता हूं। भुट्टो ने ग्रीन लाइट दे दी। खान ने यूरेंको से सेंट्रीफ्यूज की ब्लूप्रिंट कॉपी किए। दिसंबर 1975 में अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ नेदरलैंड से पाकिस्तान आ गया ब्लूप्रिंट्स के साथ। डच इंटेलिजेंस अवेयर थी, CIA भी अवेयर थी, लेकिन कोल्ड वॉर में पाकिस्तान अमेरिका का अलाय था, इसलिए सबने आंखें बंद कर ली, ऑफिशियली कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने 28 में 1998 को न्यूक्लियर टेस्ट किया, इंडिया के टेस्ट के सिर्फ 17 दिन बाद। लेकिन खान यहां नहीं रुका। AQ खान ने स्टैब्लिश किया था दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट। लीबिया को दिया कंप्लीट बॉम्ब डिजाइन, ईरान को दी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी 1987 से, नॉर्थ कोरिया के साथ किया एक बार्टर डील। पाकिस्तान एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी देगा और नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेक्नोलॉजी देगा। 2004 में जब पूरा नेटवर्क एक्सपोज हुआ तब खान ने पाकिस्तानी स्टेट टेलीविजन पर पब्लिकली कन्फेशन किया। पाकिस्तान ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा, कोई इंटरनेशनल ट्रायल नहीं, कोई एक्स्ट्राडिशन नहीं। वजह सिंपल थी, खान के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियली सेंसिटिव। नॉर्थ कोरिया की स्टोरी थोड़ी अलग है। यहां कोई सिंगल मास्टरमाइंड नहीं था, कोई एक ड्रामेटिक हाइस्ट नहीं थी। नॉर्थ कोरिया ने डेकेड्स तक सिस्टमैटिकली काम किया था। किम इल सुंग नॉर्थ कोरिया के फाउंडिंग लीडर थे जिन्होंने 1948 से 1994 तक रूल किया था। उन्होंने कोरियन वॉर के बाद डिसाइड कर लिया था कि सर्वाइवल के लिए न्यूक्लियर वेपन जरूरी है। 1950s में सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया, उसने बेसिक न्यूक्लियर रिसर्च में हेल्प करी थी। कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत सपोर्ट भी खत्म हो गया। नॉर्थ कोरिया ने डिसाइड किया कि अब खुद को करना पड़ेगा। 1994 में अमेरिका के साथ डील साइन हुई कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दो और पैसा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एड। नॉर्थ कोरिया ने डील साइन करी और फिर सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम पे फिर से काम करना शुरू कर दिया। 2003 में ऑफिशियली न्यूक्लियर ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया। दुनिया में एक ही देश है जिसने आज तक ऐसा किया है। पाकिस्तानी AQ खान के नेटवर्क से मिली सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी ने यूरेनियम एनरिचमेंट एक्सेलरेट की। 2006 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और 2017 में 6 टेस्ट, पॉसिबली हाइड्रोजन बॉम्ब। आज नॉर्थ कोरिया के पास एस्टिमेटेड है 50 असेंबल्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स और अब वो टेक्निकली अनटचेबल है क्योंकि कोई भी उन्हें डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि रिटेलिएशन कैटास्ट्रोफिक होगी। यही था उनका गोल और वो अचीव हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस पूरी वीडियो में अमेरिका एक बहुत ही कंसर्न ग्लोबल पुलिस की तरह नजर आता है। न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ, रूल्स फॉलो करो, लेकिन कुछ चीजें रिकॉर्ड के लिए। इजराइल CIA को 1960 से डिमोना के बारे में पता था।
ऑफिशियली कुछ नहीं किया क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट में की अलाय था। पाकिस्तान 1979 में सीआईए अवेयर थी कि AQ खान के प्रोग्राम चालू हैं, लेकिन कोल्ड वॉर में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन को रोकने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी। मीनिंगफुल सैंक्शंस नहीं लगाए, प्रोग्राम कंटिन्यू रहा। इंडिया 1998 में टेस्ट के बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, बहुत शोर मचाया। 2008 में यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई, सैंक्शंस लिफ्ट, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन शुरू। ईरान 2010 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया स्टक्सनेट। स्टक्सनेट दुनिया का पहला डॉक्यूमेंटेड साइबर वेपन, एक कंप्यूटर वायरस जो ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस में घुसा और अंदर से डिस्ट्रॉय कर दिया, बिना किसी मिसाइल के, बिना किसी ऑफिशियल एक्नॉलेज्ड ऑपरेशन के। लीक्ड एनएसए यानी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी डॉक्यूमेंट्स में बाद में कंफर्म हुआ। और 2025 में इजराइल ने अमेरिका की सपोर्ट से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स भी किए। पैटर्न क्लियर है, रूल्स तब तक इन्फोर्स होते हैं जब तक जियोपॉलिटिकली कन्वीनियंट हो। अपने अलाइज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एडवर्सरीज के लिए स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। ये हिपोक्रेसी नहीं है, नेसेसरीली ये जियोपॉलिटिक्स है, और जियोपॉलिटिक्स में हमेशा यही होता है। तो आज 2025 में स्कोर कार्ड क्या है? 9 देश, अप्रोक्सीमेटली 12,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स टोटल। रशिया और अमेरिका के पास मिला के 90% से ज्यादा। एनपीटी जो 1968 में बना था ताकि न्यूक्लियर स्प्रेड को रोक सके, वो इन 9 देशों को रोक नहीं पाया। एक थियरी है MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी एक देश ने अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज किया तो दूसरा देश भी कर सकता है। इस वजह से आज तक कोई फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई है। 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, ये सच है। लेकिन ये थियरी भी तब तक काम करती है जब तक सब रैशनल एक्टर्स हैं, और हिस्ट्री में हमेशा सब रैशनल नहीं रहे। विद अ विश फॉर ग्लोबल पीस एंड नो न्यूक्लियर वॉर, माय नेम इज तशनगी। प्लीज डू सब्सक्राइब and like this video. I'll see you in the next one. Till then, take care. Thank you.